This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः भाद्रपद शुद्ध षष्ठी दिनांक आज किती तारीख आहे? 2 सप्टेंबर 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् दधमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। आर्द्रालकुचभृङ्गाणां रसपिष्टेन कस्यचित् गन्धकेन समांशेन प्राग्वत्ताम्रं च मारितम्। आर्द्रालकुचभृङ्ग इनका रस बघ रे कोणाच सुरू काही आहे ये सविता राजूरकर तिला म्हणा उत्तम माझं लेक्चर चालू आहे उचल आणि 7:30 नंतर कर म्हणा ताम्रभस्म को अदरक के रस प्राग्वत ताम्रम च मारितम रंगराज के रस के साथ लकुच और ये अच्छी तरह पिष्ट बनाए गंधक में मिलाकर वर्ती बनाए। कस्यचित, कस्यचित का क्या मतलब है? रसः कस्यचित् आर्द्रादि त्रयाणां मध्ये कस्यचित् एकस्य रसः पिष्टेन चूर्णितेन समांशेन आर्द्रादीनाम् एकतमस्य रसतुल्येन प्राग्वत एभिः कृतावर्तीं निकलनयन रोगान् हन्ति इत्यर्थः। तो आर्द्र लकुच और भृंग इनमें से
कौन सा भी रक्स चलेगा, ऐसा थोड़ा सा है। ताम्राभ्रकंच तुत्थंच दशनिष्कं पृथक पृथक। कंदुकस्थमिद त्रिंशत्कर्षं चूर्णितगन्धकं दत्वाल्पशो अग्निना अल्पेन रुद्ध्वा धूमं विसर्जयेत्। परस्त्वाम्बुमर्दितं मर्दितस्यास्य प्रसादं निसृतं युतं तुल्यनीरशिलाजाभ्यां कर्षांशाभ्यां विशोषयेत्। ताम्रधृतिरियं साज्य मानुषी क्षीरमाक्षिकात् काचार्मपिल्लाभिषन्दवृणशुक्लप्रणाशिनी तत्किट्टं दद्रुक्किट्टिभ पामादीन लेपनाज्जयेत्। थोड़ा अजीब है, देखते हैं। ताम्रधृति, ताम्रभस्म दशनिष्क, ताम्रक भस्म दशनिष्क, इन दोनों को लेकर कंदुकाकार एक कढ़ाई में रख दे। इसके बाद शुद्ध गंधक 3 कलश लेकर रख ले और कढ़ाई को आग पर रखकर मंद आंच से ताम्र तथा अभ्रक भस्म को गर्म करे। भस्म के गर्म हो जाने पर उनमें थोड़ा थोड़ा शुद्ध गंधक डालकर सकौरा से बंद कर दे। जब गंधक जल जावे तब सकौरा हटाकर धूम निकल जाने दे। इसके बाद पुनः 10 ग्राम शुद्ध गंधक डालकर तथा सकौरा से बंद कर जारण करे। इस प्रकार 30 ग्राम शुद्ध गंधक जारण करे। गंधक जारण के बाद स्वांग शीतल होने पर उतार कर संपूर्ण भस्म को निकाल ले और जल एक प्रस्थ में घोल कर कुछ देर रहने दे। भस्म के नीचे बैठ जाने पर ऊपर से पानी निकाल ले। इसके बाद उसमें तुतिया का जल 1 कलश तथा शुद्ध शिलाजित 1 कलश डालकर खरल में सुखा ले। इसमें 3 रत्ती भस्म या स्त्री या गाय के दूध में अथवा शहद में मिलाकर आंख में लगाइए। इससे काच रोग, अर्म, पिल्ल, अभिषंत तथा नेत्र के शुक्र रोग को नष्ट करता है। ऊपर के जल के साथ निकले किट्ट को शरीर में लेप करने से दद्रु किट्टिभ पामादिक को जीत लेता है। रुद्ध्वा धूमं विसर्जयेत् प्रस्थाम्बुमर्दितस्यास्य प्रसादं निसृतं युतं तुत्थनीरशिखाजाभ्यां शिलाजाभ्यां कर्षांशाभ्यां विशोषयेत्। तो ये धृति बनती है। कंदुकस्य कंदुरिव कंदुक लौहोमय कठाः विशेष तत्स्थम् धूमं विवर्जयेत् पाककाले अन्तरा आवरणम् उद्घाट्य धूमं निस्सारयेत् इत्यर्थः। पाककाले तदुत्थ धूम एव स्वगात्रेण लगति तथा परिहरेत् इत्यर्थो वा। तो खुद की रक्षा करनी है। अस्य ताम्रादि भस्मनः प्रसादम् उपरि स्वच्छ जलम तुत्थ इत्यादि तुत्थ नीर चूर्णित तुत्थालोडित जलम शिलाजम शिलाजतु ताभ्याम युतमित्यनेन संबध्यते। कर्षाभ्याम इति प्रत्येकम् तत्किट्टम जलादस्थित ताम्रादि अयम अर्थः ताम्रादि त्रयम् यथोक्तमानं लौहपात्रे गृहीत्वा चुल्यां मृद्वग्निना पच्येत्। किञ्चिदुष्णे तत्र अल्पमानं गन्धकचूर्णं क्षिप्त्वा पात्रान्तरेण आच्छादयेत्। भस्मीभूते च तस्मिन् गन्धके आवरणम् उन्मील्य धूमं निस्सार्य च पुनः अल्पमात्रया गन्धकचूर्णं क्षिपेत् आवृणुयाच्च। एवम् आगन्धकक्षयात् कुर्यात्। तत्प्रस्थमितेन जलेन तद्भस्म तथा प्रस्थमितेन जलेन तद्भस्म मर्दयित्वा स्थापयेत्। कियत्कालान्तरे उपरि स्थितप्रसन्न जलं गृहीत्वा कर्षमाणाभ्यां
तुत्थोदक शिलाजतुभ्या सह मिश्रयित्वा एच शुष्कं कुर्यात् इति। थोड़ा अजीब है पाठ। तो ताम्र, अभ्रक और तुत्थ ये 3 लेने हैं और उसमें गंधक की जारणा करनी है। जो कढ़ाई लेनी है कंदुक जैसी है, ऊपर वाला ढक्कन वाला हिस्सा छोटा इस प्रकार का हो, और गंधक डाल के गंधक जलने तक रुके, फिर जो धुआं है उसको निकल जाने दे, फिर से गंधक जारणा करे, फिर से निकाल दे। इस प्रकार से पूरा गंधक 30 ग्राम खत्म होने तक ये सब करते रहे इस प्रकार से। और फिर जो भस्म नीचे रहेगा उसमें वो पानी डाल के और वो पानी निकाल लेना है इस प्रकार से। और फिर ये तुत्थ नीर शिला जतु, इनका कर्षांश लेके वो पानी उसमें डालना है। और ये द्युति कहा गई कही गई है, लेकिन ये मशीद ऐसी बनती होगी शायद। जरा अलग ही पाठ है। द्वितीय ताम्रद्रुति। शुल्बम गंधकम अभ्रकं शुल्बम गंधकम अभ्रकं च रसकं दिक् संख्य निष्कं पृथक् सर्वं रुद्रजटारसेन बहुशो भृङ्गस्य सारेण वा प्रायः श्लक्ष्णतरं सुमर्दितमिदं सम्यक् पुटङ्कारे थाल्यां तत्पुनरेव शीतलमिदं विन्ध्यस्य तन्त्रान्तरे निष्कम अनन्तरं परिपचेत् जीर्णं तथा गन्धकं स्यादेव शतनिष्कमात्रम् असकृत् तद्भस्म शीतं ततः प्रस्थेनोन्मितवारिणा विलुलितं कल्कं विना गालितं सङ्गृह्याम्बु तदन्तरे शिखनिभं तुत्थं सुचूर्णीकृतं कर्षांशामितमञ्जनं विनिहितं कास्ये परं शोषयेत् सा ताम्रतुतिम् आमनन्ति निखिलान् नेत्रामयान् नाशयेत्। ताम्रभस्म 10 निष्क, शुद्ध गंधक 10 निष्क, अभ्रक भस्म 10 निष्क, खरपर भस्म 10 निष्क, इन सबों को एकत्र कर तथा खरल में अच्छी तरह घोटकर रुद्र जटा या भृंगराज के रस के साथ अनेक बार भावित करे। इसके अच्छी तरह मर्दन कर मुलायम बना ले और गोला बनाकर सुखा ले तथा शराब संपुट में बंद कर गजपुट में फूंके। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकालकर पुनः कढ़ाई में चढ़ाकर एक एक निष्क शुद्ध गंधक डालकर जारण करे। इस प्रकार 100 निष्क 100 ग्राम गंधक धारण करे। इसके बाद शीतल होने पर निकालकर तथा जल एक प्रस्थ में घोल कर एवं मसल कर थोड़ी देर रहने दे और ऊपर से पानी निकाल कर किसी पात्र में रख ले। पुनः दूसरे पात्र में नीचे बैठे हुए ताम्रारी भस्म को पानी निकालकर ग्रहण करे और नीचे बैठे ताम्र भस्म तथा निथारे हुए जल में शुद्ध कापूर की कंठ की मात्रा, कंठ की आभा के समान आभा वाली तुत्त भस्म 1 कर्ष तथा शुद्ध प्रसिद्ध अंजन नीलांजन 1 कर्ष मिलाकर हाथों से अच्छी तरह मसलकर कांस्य पात्र में रखकर धूप में सुखा ले। इस प्रकार सिद्ध औषध को रस शास्त्रवेत्ता आचार्य ताम्रद्रुति कहते हैं। यह ताम्रद्रुति दूध घृत शहद के साथ मिलाकर नेत्रों में लगाने से सभी प्रकार के नेत्र रोग को नष्ट करती है। हाँ, तो ये कहते हैं द्रुति, लिखा तो भस्म जैसा या मशी जैसा होगा, और दूध मध या घी के साथ में अंजन इसका करना है। 100 बार गंधक की जारणा। गंधक की जारणा षडगुण जारित षडगुण बल जारित रस सिंदूर वगैरह जो में है इसमें गंधक की जारणा की जाती है और गंधक उसमें समा जाता है।
इसी प्रकार ये प्रयास है, 100 बार इस प्रकार से गंधक की धारणा करनी है, तो ये काफी बड़ा इस प्रकार का होगा। अथ गंधक धृति आद्रकस्य रसे पिष्टं गंधकेन विमिश्रितं तुत्थं तु निष्कदशकं तन्मानं चाभ्रकं क्षिपेत् दशनिष्केण तन्मानं ताम्रं च शकलीकृतं भर्जयेत् कर्परे क्षिप्त्वा दहेत् तदनुचूर्णयेत् तस्मिंश्च कन्दुकस्थेन चूर्णमेतेन भर्जयेत् गन्धकं चूर्णितं कृत्वा कर्षन्तु विधिना शनैः भर्जितं तज्जलप्रस्थे नीलं चापि शिलाजतु कर्षप्रमाणं निक्षिप्य मर्दयेत् भावयेत् पुनः प्रसादं श्रावयेत् पश्चात् आतपे परिशोषयेत् गन्धकधृतिरित्येषा सर्वनेत्रामयापः विशेषात् व्रणकुष्ठं च पिल्लं काचं कुकूणकं जयेत् तस्य घृतक्षौद्रैः सर्वं तत् परिकल्पयेत् व्रणान् कृच्छ्रान् ससूक्ष्माग्रान् अपि शीघ्रं निवर्तयेत् तत्कीटं ददृकीटिम पामादीन लेपनाज्जयेत्। तो नेत्र रोग और कुष्ठ या त्वक विकार दोनों में काम करने वाला जैसे 2 योग इसमें अभी बताए गए। तो शुद्ध तृतीया दशनिष्क तथा शुद्ध गंधक दशनिष्क इन दोनों को अदरक के रस में 24 घंटा घोटे। इसके बाद अदरक भस्म तथा ताम्र भस्म चूर्ण दशनिष्क की मात्रा में मिला दे और खरपर कढ़ाई में भून ले। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर खरल में पीसकर पुनः अदरक के रस में घोट कर तथा टिकिया बनाकर शराब संपुट में बंद कर एवं कपड़ मिट्टी लगाकर सुखा ले और गजपुट में फूंक देकर शीतल होने पर टिकिया को निकाल ले तथा चूर्ण बना ले। तदनंतर कंदुक यंत्र में या कड़ाही में डालकर मंद आंच पर आग से पकावे। उष्ण हो जाने पर शुद्ध गंधक 1 कर्ष डालकर आरंभ जारण करे। इस प्रकार 30 कर्ष 300 ग्राम गंधक जारण करे। इसके बाद जारण किया हुआ इस गंधक को एक प्रस्थ जल में घोलकर उसमें नीलांजन 1 कर्ष शिलाजतु 1 कर्ष मिलाकर अच्छी तरह विलोड़ित कर घोल बना ले और कुछ देर इसी तरह छोड़ दे। इसके बाद जल को धीरे धीरे निथार कर अलग कर दे और शेष औषध को खरल में अच्छी तरह घोटकर तीव्र धूप में रख दे। इस प्रकार निर्मित गंधक धृति सभी प्रकार के नेत्र रोगों को दूर करती है। यह गंधक धृति घृत तथा शहद में मिलाकर नेत्रों में लगाने पर विशेष कर नेत्र व्रण, कुष्ठ विकार, पिल्ल रोग, काच रोग तथा कुकुड़ का रोग को दूर करती है। इनके अतिरिक्त यह गंधक धृति बड़े बड़े कठिन तथा सूक्ष्म अग्रभाग वाले नेत्रों के व्रणों को शीघ्र ही नष्ट करती है। इस धृति के कीट भाग का शरीर पर लेप करने से ददरू, किटिब तथा पामादि रोगों को नष्ट करती है। तो ये बनाने में ज्यादा कठिन है और इसमें एक शिलाजतु और ये तुत्थ ये सभी में कॉमन इस प्रकार का है और गंधक चारणा ये कॉमन इस प्रकार का है और पानी से धो लेना और फिर जो नीचे रह जाएगा वो लेना ये भी कॉमन इस प्रकार का है। हाँ ठीक है। अतः चतुर्विंशोऽध्यायः तो नेत्र रोग का अध्याय पूरा होगा। कर्ण रोगादि निदानम। शूला दोषाचया विभूत जनिता पंच प्रतीनाहरुक कंडु विद्रथित्वालिशोष परिपोटोत्पातलेह्यर बुदाः। शोफार्श क्रमिकूचिकरण
कविदार कर्ण कविदारी उन्मत्त सतंत्रिका नाद नाद, हा नुसतंच नाद आहे, ठीक आहे. पिप्पली दुःख वृद्धि बधिरास ते पूतिकरणेन च, ते सब यादी है रोगों की, कर्ण रोगों की, अतः कर्ण रोग की चिकित्सा सीधे चिकित्सा पे ऊपर आते हैं, इसलिए करुणार्बुद भी है, जो एक अलग तरीके से थोड़ा देखना पड़ेगा. कर्णशूल हर 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 कर्णशूल हर क्षेप्यो लवणार्द्रकयोर रसः, तो लवण और अदरक का रस, ये कर्णशूल हल, तो उसमें डालना है कान में इस प्रकार से. अब्धिपेनो वचा शुंठी सैंधवंच समम समम. समतैलार्द्रकद्रावैः पक्वे तस्मिन् फलद्वये पूर्वोक्तचूर्णे कर्षांशं क्षिप्त्वा उत्तार्य शुचितलं तत्तैलं प्रक्षिपेत् कर्णे ध्रुवा गोमक्षिका व्रजेत्. ध्रुवं गोमक्षिका व्रजेत्. समुद्र फेन वचा शुंठी सैंधव ये सब संभाग लेना है. समतैलार्द्रकद्रावैः, और तेल और आर्द्रक रस संभाग लेना है. पक्वे तस्मिन् फलद्वये, तेल सिद्ध होने पर छान कर शीशी में रख ले, और पूर्वोक्त चारों द्रव्यों को महीन चूर्ण एक एक कर्ष तेल में मिलाकर रख ले. पूर्वोक्त चूर्ण कर्षांशं क्षिप्त्वा उत्तार्य सुशीतलं तत्तैलं प्रक्षिपेत् कर्णे. इसके कान के सभी रोग नष्ट हो जाता है. कान में अंदर घुसे जंतु विशेष बाहर निकल आते हैं. गोमक्षिका व्रजेत, तो कान में कोई कीट प्रवेश कर गया है तो वो निश्चित रूप से बाहर आता है. पक्वे तस्मिन् फलद्वये पूर्वोक्त चूर्णम, फलद्वये क्यों किया है? ते दो फल इस प्रकार का तेल वगैरह होना है क्या? हिंदी में भाषांतर नहीं किया है. अब्धिफेनो वचा शुंठी सैंधवंच समम समम सम तैलार्द्रकद्रावैः पक्वे तस्मिन् फलद्वये. तो ये तेल दो फल होना चाहिए ऐसा लगता है. और ये पूर्वोक्त चूर्ण कर्षांशम, ये तेल में इस प्रकार से बाद में चूर्ण डालना. क्षिप्त्वा उत्तार्य शुचितलम, तो ये तेल गरम जब है तभी डालना है ऐसा है. तो कल्क के रूप में इससे थोड़ा अजीब है. फिर कान में डालना है वो तेल ही डालना है, लेकिन तेल बनते बनते ये चूर्ण डालना है तेल जब गर्म है तब. और फिर सुशीतल होने के बाद तेल ले लेना है और वो कान में डालना है. वैसे आसान है थोड़ा पाठ बनाने में. तो ठीक है.
तिलपर्णी द्रवम तैलम कोष्णम करणे प्रपूरयेत्। तिलपर्णी के क्वाथ विधिवत सिद्ध तेल थोड़ा गर्म करके कान में छोड़ दे। तिलोनिया रक्तचंदन। अर्कपत्र द्रवम तैलम पूर्णेन पूरयेत् कर्णशूलन। तो अर्कपत्र का रस और तेल रस के साथ किंचित सिद्ध तेल कान में छोड़े। तो अर्कपत्र द्रव से सिद्ध तेल ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। नहीं तो ये तेल और अर्कपत्र रस ये दोनों कान में डालने हैं, ऐसा होगा आपका। रसोनस्य रसन कोष्णम पूरयेत् कर्णशूलन। तो रसोन का कोष्ण रस अकेला इस प्रकार से कर्णशूल का नाश करता है। वैसे रसोन सिद्ध तेल का प्रयोग काफी लोगों में प्रचलन में है। मेघनाद द्रव पूर्णे कर्णे पूय प्रशाम्यति। मेघनाद के रस से अगर पूर्ण करते हैं तो पूय जो है कर्ण में वो शांत हो जाता है। मुशली बाकुची चूर्णम खादेत बाधिर्य शांतये। बाधिर्य शांतये ये थोड़ा अजीब है। तो ये तो भीतर प्रयोग है। बाकुची वैसे श्वितर की अच्छी दवा है और शायद सुप्ति को दूर करती होगी। लेकिन ये शायद कोशिश करेंगे। मुशली बाकुची चूर्ण वैसे मुशली ज्यादा प्रचलन में नहीं है। कतकम शीघ्र लवणम आरनालयन पेशयेत् कर्णमूल स्थितम स्फोटम तोष्ण लेपाहिन लेपाद विनाशयेत्। यहाँ केतक है, यहाँ पे कतक है, स्प्रिंट भी हो सकता है। कतकादि कतकम जलप्रसादनम तो पाठी अलग है। केतकी रसक पाठा। केतकी की जड़, बहुजन की छाल तथा संध्या नामक संभाग, इन सबों को आरनाल के साथ पीस कर कल्क बना ले। यह कर्णमूल में उत्पन्न स्फोटक के ऊपर थोड़ा गर्म करके लेप लगाने से स्फोटक मूल शूल को नष्ट करता है। विदरती कर्ण विदरती जैसा है। वगैरे 7-5च झालेत ना आताशी। 7च वाजतात, 7-5 पण नाही झाले। पुत्र जीवफलस्यैव मज्जा जलनिपेषिता लेपात करणे गले कक्षे स्फोट हन्त्युरुमूलकम्। तो पुत्रजीव फल की मज्जा पानी में पीसकर लेप करने से करणे गले च कक्षे स्फोट हन्ति उरुमूलकम।
फल की मज्जा जल के साथ पीसकर लेप करने से कान, गला, कक्षत्र, उरु प्रांत में उठी हुई गांठों को नष्ट करता है। पुत्रंजीव का मिलता है क्या बाहर कुछ? क्योंकि ये एक्सिलरी और इंग्वानल नोड्स की बात कर रहे हैं और वहां पे अगर स्फोट है तो शायद ये बात कैंसर में काम आ सकती है। तो वनस्पति है पुत्रंजीव और ऐसा कहा जाता है कि उसके पत्र के पीछे नीचे पुत्र जैसी आकृति दिखती है, इसलिए इसको पुत्रंजीव कहते हैं। मैंने तो देखा नहीं है मिलता है नहीं मिलता है इस प्रकार से, लेकिन नाम से तो ऐसा है कि जीवित पुत्र की कामना करते हुए ये अच्छा काम करेगा इस प्रकार से, लेकिन अभी पता नहीं लग रहा इस प्रकार से। हाय का बिस्किट में तगर ब्रह्म वृक्षस्य दन्तैर्मूलानि चर्वयेत् रसेन श्रवणं तस्य पूरयदति यत्नतः गोमक्षिका विनिर्याति पूर्णस्य विधानतः। पुत्र जीवक। किसी को अगर पता है कि पुत्र जीव वनस्पति देखी है या फिर प्रयोग किया गया है इस प्रकार से। तगर ब्रह्म वृक्ष तगर तथा पलाश, ब्रह्म वृक्ष यानी कि पलाश है क्या? उसके मूलों का हम दांतों से चर्वण करे, रसेन श्रवण तस्य पूरयदति यत्नतः और कान में उसका रस भरे, गोमक्षिका विनिर्याति पूर्णस्य विधानतः तो पूर्ण विधान से गोमक्षिका जो है अंदर घुसी हुई वो निकल आती है। वैसे तग्गर का दंत धावन आया है रत्नाकर में और तगरे दुस्वप्न नाशन के लिए सर बताते थे तगर का दंत चर्वण करने के लिए। अब तगर नाम से मराठी में जो प्रचलन में है वो श्वेत पुष्प वाली इस प्रकार की वनस्पति है और पूरे बरस तक फूल आते रहते हैं। इसमें सिंगल या डबल ऐसे प्रकार के भी दिखता है और यही तगर है या नहीं है ये एक अलग बात रहेगी। वैसे भयनाशन के लिए तगर बताई गई है और तगर गंठोना नाम से एक वनस्पति मिलती है तो ओके, तो जीएसवीसी में पुत्रंजीव का फोटो डाल दिया है, तो तुमने प्रयोग किया है पुत्रंजीव का? कहाँ मिलती है कैसे है एक बार देखना पड़ेगा लेकिन ये शायद कैंसर में काम में आएगी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट के लिए क्योंकि
कर्णे गक्षे गले कक्षे उरुमूलक, इस प्रकार के सभी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट में काम करती है। बृहद बहुत तो बाजार में किस नाम से मिलती है? पुत्र जी नाम से ही मिलती है क्या? तो अच्छी बात है, पुत्रन जी इस प्रकार से अगर हाँ, तो कोशिश करते हैं प्राप्त करने की, और फिर उसका लेप ये लिप नोट में कर सकते हैं थोड़ा सा। तो पलाश और तगर इसके मूल यहाँ पे बताए हैं और दांत से उन मूलों का बीज अवेलेबल है सर। सेम नेम बीज। यहाँ तो मज्जा बताई गई है, तो ठीक है, बीज ले सकते हैं। और अगर बीज अवेलेबल है तो शायद बो भी सकते हैं। हो सकता है तो मैं कोकण में लगाऊंगा, तभी हमारे हाथ में रहेगा। सेम नेम। इन्फर्टिलिटीच्या पेशंट मध्ये यूज करतो आम्ही। ओके। तो मुझे वो एक बार दिखाने के लिए लेके आना। ठीक है। तो जिनके बच्चे मरते हैं या फिर हैबिचुअल एबॉर्टर्स इस प्रकार के हैं, उसमें शायद कर सकेंगे। सरकार में बंद करवा दिया शायद। ठीक है, अगर बीज मिळते हैं तो पुत्रंजीव कोणत्या कोणत्या अवस्थेत वापरली वै देशपांडे यांनी? तो अगर बता सकते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और कान में कीट जाना ये एक हादसा हो सकता है। अतः पालिवर्धने मुशली प्रयोग। शिवलिंगी प्लस पुत्रंजीव को दोनों मिलाकर वंध्यत्व में दिए जाते हैं पतंजलि में। ओके। वैसे उमान अपत्य प्राप्ति के लिए शिवलिंगी देने का प्रघात है, मैं भी देता हूँ, और बीज मिलता है बाहर। पुत्रंजीव के बारे में मैंने सोचा नहीं था, बीज मिलता है इस प्रकार से। तो उत्पाद के लिए भी है ऐसा दिखता है। फिर मैंने तो केवल पूंसवन के हिसाब से प्रयोग किया है, वंध्यत्व के हिसाब से नहीं दिया है। तो ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं। मुशलीकंद चूर्णम ही महिषी नवनीततः लोलयेत् रोधयेत् भाण्डे धान्यराशौ विदधापयेत् सप्ताहादुद्धृतं लेपं कर्णपालीं विवर्धयेत्। अजीब है, नवनीत का क्या होगा? तो मुशलीकंद चूर्ण और महिषी नवनीत ये भांडे में रखना है इस प्रकार से।
उशली कंद का महीन चूर्ण बनाकर उसमें भैंस के नवनीत में मिलाकर पात्र में रख दे और धान्य की राशि में 1 सप्ताह तक रखे। इसके बाद निकालकर कर्णपाली के ऊपर लेप लगाए। यह लेप कर्णपाली को बढ़ाता है। ये नवनीत का 8 दिन में क्या होता है देखना चाहिए। इनफर्टिलिटी, बल्य, ऑटोइम्यून डिसीजेस। पुत्रंजीव का द्रव्य गुण देखना चाहिए एक बार, क्या है वहां पे, क्या क्या लिखा है। अभी इसके बाद में ये शायद अभी हम 580 पृष्ठ पर है, 700 पृष्ठ का है, तो एक किताब खत्म होने वाली है, फिर भी मालूम नहीं कितने समय लगेगा। वो होने के बाद मैं सोच रहा हूँ प्रकाश निघंटु को ले ले, ताकि इस प्रकार के वनस्पति औषधियों के बारे में काफी अच्छी जानकारी हो और सीधा प्रयोग कर सके उन सभी का इस प्रकार से। तो ऑटिज्म तो ऑटो इम्यून, ऑटिज्म नहीं, ऑटो इम्यून फिर भी अच्छा है अगर ऑटो इम्यून में करते हैं तो नवनीत इस प्रकार के धान्य राशि में 1 मास 1 सप्ताह रखने से कर्णपाली विवर्धन के लिए चर्मचेटस्य रक्तेन लेपात् कर्णो विवर्धते। चर्मचेट चमगादड़, ये क्या मालूम नहीं है, उसका रक्त वराहोत्थेन तैलेन लेपात् कर्णो विवर्धते। तो वराह तो तेल का मतलब शायद वराह वसा होगी, तेल चर्बी का लेप करने से। कर्णपाली वर्धन का करत असत, केवळ त्यावेळच्या सौंदर्याच्या वर्धन कल्पना की अन्य काही उद्देश। शाहू महाराजांनी कोल्हापूर राजवाड्यावर खूप झाडे लावली आहेत। तो उस दृष्टि से कोल्हापुर एक बार देखना चाहिए फिर ये तो पता नहीं था। हाँ, ये कर्णपाली वर्धन जो है वो कान में अगर आभूषण ज्यादा ही गुरु इस प्रकार के डालते हैं तो वो कर्णपाली फट जाती है इस प्रकार से, और फिर उसको सीवन करना आवश्यक है। इस पर वर्धन का मतलब क्या है अभी तो मुझे पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा। लेकिन जो फट जाती है उसको फिर से ठीक करना, इसके हिसाब से काफी योग आते हैं या छोटा शस्त्र कर्म होता है इस प्रकार से। किसी को अगर मालूम है तो बता दे। हाँ हाँ, आभूषण उत्पात नावाचं आहे उत्पात, उत्पात असते येतात गुरुवाभरण भागातले, त्या वजनाने पाणी खाली त्यांना उत्पात नावाचा व्याध आहे, उत्पात म्हणतात। ओके, वज्रवैक्रांत विमल तुत्थनाग विषान्वितेहि तुल्य पुत्रजीवा स्वादु कटु लवण रसयुक्त गुरु वृष्य गर्भदायक सृष्टमूत्रमल रुक्ष शीतल श्लेष्म वातहर। वृक्ष और गर्भदायक है, सृष्ट मलमूत्र रुक्ष शीतल श्लेष्म वातहर।
अच्छे गुणधर्म है। क्या इन योगों से बगैर शास्त्र शस्त्र कर्म कर्णपाली भेद ठीक हो सकता? मालूम नहीं है। संधान की प्रक्रिया अगर पूरी तरीके से फट नहीं गया हो तो शायद संधान की प्रक्रिया हो सकती है इसमें। अगर पूरी तरीके से फट गई हो तो सीवन आवश्यक होगा। पर्याय गर्भकर यष्टि पुष्प अर्थ साधक। अरे बाप रे, अर्थ साधक। कर्णपाली जन्मतःच नसते अशा केसेस असू शकतात। मी इंटर्नशिप मध्ये पाहिले आहे, प्लास्टिक सर्जरी केली होती। वो अलग बात रहेगी अगर नहीं है इस प्रकार से, लेकिन ज्यादातर ये उत्पात रोग के बारे में बता रहे हैं और इसमें वो पाली फट जाती है। तो पूरी तरीके से अगर फटी नहीं है, केवल वो छिद्र बड़ा हो गया है, नीचे की तरफ आ गया है, तो शायद ये इससे संधान होगा और बगैर ऑपरेशन के ठीक होगा इस प्रकार से। वज्रवैक्रांत विमल तुत्थनाग विषान्विते तुल्यपारद गंधाश्म माक्षिकै कज्जलीकृता रसेनार्द्रक शिगरूणाम् अरुण्या मूलकस्य च पृथग्रसे कदल्याश्च सप्तधा परिभावे एवं सुपिष्टा वल्लेन सेविता कर्णरोगनो। जनरल ही है, शुरू में ही है ये। वज्र भस्म, वैक्रांत भस्म, रौप्य भस्म, शुद्ध नील तुत्थ भस्म, सीसा भस्म, शुद्ध वचनाक, पारद, शुद्ध गंधक, जनों की कज्जरी बना तथा स्वर्ण माक्षिक संभाग, इन सबों को एकत्र मर्दन कर लहसुन का रस, अदरक का रस, संजन का रस, अरणी का क्वाथ, मूली स्वरस तथा केले का रस के साथ अलग अलग 7-7 भावनाएं दे और 3-3 रत्ती की बट्टी बनाकर तथा सुखाकर शीशी में रख ले। इसके सेवन से कर्णरोग को नष्ट करता है। ये बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। और हीरक वैक्रांत सभी द्रव्यों को डाला है। तो शायद ये जो डिफिकल्ट कर्ण रोग है उसमें प्रयोग में ला सकते हैं। वर्धन म्हणजे पुष्ट व दीर्घ करणे असेच असावे। मोठी कर्णपाली त्यावेळी प्रशस्त मानली जायची। या योगाचा फाटलेल्या कर्णपाळीशी काही संबंध वाटत नाही। वर्धन नाम से तो तुम कह रहे हो वो है इस प्रकार से, लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ पे इन सभी के बारे में बात हुई है कर्ण रोग में, उसमें फटी हुई पाली के बारे में ही ज्यादा बहस है। तो एक बार वो कर्ण रोग देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और अगर कर्णपाली पुष्ट नहीं है तो शायद तुम जैसे वर्धन की बात करें उस प्रकार की बात भी हो सकती है। तो मुशली का प्रयोग तो उस प्रकार से हो सकता है कि ये पुष्टि करे पाली की इस प्रकार से। और ठीक है, देखना चाहिए। तो ये काफी बड़ा मेडिसिन है, बड़ी औषध है वज्र वगैरह को लेकर। अब वैसे जैसे ऑप्थेल में अब काम करने वाले लोग हैं, वैसे ईएनटी में काम करने वाले बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। और ज्यादातर दिक्कतें तब आती है कि जब कर्णशूल होने लगता है, इम्पैक्टेड वैक्स होता है, या फिर कर्ण विद्रथी वगैरह इस प्रकार के कुछ रोग हो जाते हैं।
हमें जाकर एलोपैथी की सहायता लेनी पड़ती है। तो उस हिसाब से शुरू से ही कुछ करे और इनके रोग न हो, इसके हिसाब से कुछ करना चाहिए। और दूसरी चीज ये बाधिर्य वगैरह है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे करेंगे इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि ईएनटी में काम करने वाले लोग बहुत ही कम है इस प्रकार से। ठीक है, नंतर करूँ। ठेवून दे, हाँ। तो ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, बाकी जो शाखाएं हैं आयुर्वेद की, जिसमें हमारा काम बिल्कुल नहीं है, इसमें एक ईएनटी वाली है। डेंटिस्ट में भी हमारा काम नहीं के बराबर है, लेकिन कुछ लोग हैं डेंटिस्ट में करने वाले इस प्रकार से। लेकिन फिर भी वो दांत का निकालना बगैर कोई इंजेक्शन, ये एक टेक्निक वाली बात है उसमें। लेकिन बाकी दृष्टि से देखा जाए तो नहीं के बराबर काम इसी प्रकार का है। तो हम सभी को इसके बारे में सजग होना है, और खास करके बच्चों में जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो फिर भागदौड़ करनी पड़ती है और फिर एलोपैथी के शरण में जाना पड़ता है। तो वो बात न हो, इसके लिए थोड़ा देखना चाहिए क्या कर सकते हैं इस प्रकार से। कुष्ठशुण्ठी वचा हिंगु शतावा शिग्रु सैंधवैः बस्तमूत्रे पृथक रसैः कदल्याश्च सप्तधा परिभावयेत् एवं सुपृष्टा वल्लेन सेविता कर्णरोगुनु। अच्छा, ये वज्र विक्रांत वाली ही है। सभी प्रकार के विषमी पुत्रजीवा की मज्जा को शीत जल में पीस कर बाह्याभ्यंतर प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे भाव प्रकाशात आले आहे। ओके, विषमी, हाँ हाँ हाँ। तो उस हिसाब से भी पुत्रजीव का फिर प्रयोग करना आवश्यक होगा, क्योंकि ये केमो वाले होते ही ये लोग। तो विषनाशन अगर ये अच्छी है तो वो भी सोच सकते हैं। और वैसे भाव प्रकाश की जो तर्टीप जो भाव है, मैंने सुना था कि समीर जमदग्नि ने ज्यादा उसी का प्रयोग किया, उनको प्रचलन में लाया। तो मूल ग्रंथों में जो निर्देश है वो एक अलग बात रहेगी, लेकिन इस प्रकार से नीचे जो कुछ लिखा गया है उसका प्रचलन उसने लाने की कोशिश की है, और वो काफी सक्सेसफुल है। तो उस दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो ये पृथक रसे कदल्यश्च सप्तधा परिभावयेत् एवं सुपृष्टा वल्लेन सेविता कर्ण रोग, सिर्फ कर्ण रोग के लिए बताई गई है। अभी ओरल कैंसर के मरीज होते हैं, उसमें ये कर्ण इन्वॉल्व होता है कभी कभी। तो ये शायद ये वज्रवटी, वज्रादिवटिका, शायद सोच सकते हैं। फोड़े आदि पर लेप करने से वेदना कम होती है। ओके, अथ कुष्ठाद्यम तैलम कुष्ठशुण्ठ वचा हिंगु शताभा शिग्रु सैंधवैः बस्तमूत्रे श्रुतम तैलम सर्वकर्णामयापहम। ये शायद प्रचलन में है, ये सिंपल है। कुष्ठ, सुंठ, वचा, हिंग, शिग्रु
सेंधा नमक शतावा है बीच में, लिखा नहीं है इसमें। वस्तुमूत्रे श्रुतम तैलम सर्वकर्णामयापहम। वस्तुमूत्र से सिद्ध तेल सभी प्रकार के कर्णामय में उपयुक्त है। नमस्ते सर, रोज दंतधावन द्रव्य फॉर ब्रशिंग हे केल्याने दाताचे ऑलमोस्ट सगळे प्रॉब्लेम 90% होत नाहीत. माझ्या घरी मागचे 3-3.5 वर्ष आम्ही वापरतो आणि मधून खूप पेशंटना दिले आहे टूथपेस्ट. नो टूथपेस्ट एट ऑल. अच्छी बात है, लेकिन ये दंतधावन के लिए नीम की ट्विग मिलती थी पहले, लेकिन वो कोमल होनी चाहिए. अब शहरों में काफी मुश्किल हो गया है, तो इस प्रकार के फिर से प्रचलन में लाए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा. और उसी का ब्रश बनता है चबाने के बाद, तो उसके जरिए अपने दांतों के बीच में भी काम कर सकते हैं, तो वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा. ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्. वैद्यवर्गो हि नूनम. दातासाठी तगर की पुत्तंजीव वापरले. देखना चाहिए. वैसे जो अर्कन्यग्रोध खदेर करंच कुभाधिकम दातर भुक्त्वा च मृद्वग्रम कषाय कटतिक्तकम, ये जो वाग्भट में आया है, उसमें से भी हम कुछ ले सकते हैं. और थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी वो सब प्राप्त करने के लिए, और फिर उसकी आदत डालने के लिए. और प्रातः भुक्त्वा चाहिए महत्वपूर्ण है कि कुछ भी खाना खाने के बाद ये करना आवश्यक है, दंत धावन करना आवश्यक है. तो रात में करने की जरूरत नहीं होगी. अगर कुछ भी खाना खाने के बाद करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा. वैसे प्रातः भुक्त्वा चाहिए, इतना ही बताया है. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते.